नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत काव्य शास्त्र और काव्य शास्त्र के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग उनके पास भी शेयर करें। तो जैसे कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 251 कि भारतीय काव्यशास्त्र में अनुकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है, यानी कि भारतीय काव्यशास्त्र में अनुकरण शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम किस में मिलता है। ये रामायण में, नाट्यशास्त्र में, अष्टाध्यायी में या फिर साहित्य दर्पण में। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी नाट्यशास्त्र में इज राइट आंसर, है ना। जो अनुकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नाट्यशास्त्र में मिलता है, ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। और वैसे भी लोग कहते हैं नाटक का अनुकरण करते हैं हम लोग, नाटक होता है ना तो नाटक का लोग अनुकरण करते हैं, ये ध्यान में रख लीजिएगा। अनुकरण का नाटक, नाटक का अनुकरण करते हैं, तो अनुकरण शब्द का सबसे पहले प्रयोग नाट्यशास्त्र में हुआ है, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए व्याख्या देख सकते हैं कि भारतीय काव्यशास्त्र में अनुकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नाट्यशास्त्र में मिलता है। इसकी रचना भरत मुनि ने की थी। नाट्यशास्त्र को पंचम वेद भी कहा जाता है। इस ग्रंथ में 6 एवं 7 अध्याय में रस तथा भाव का वर्णन है और भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है, ये भी आप ध्यान में रख लीजिए। प्रश्न संख्या 252 है कि गुरु शिष्य परंपरा का सही अनुक्रम छांटिए। ये है प्लेटो अरस्तु सिकंदर, सिकंदर प्लेटो अरस्तु, प्लेटो सिकंदर अरस्तु और अरस्तु प्लेटो सिकंदर। जवाब आपको देना है, प्यारा सा प्रश्न है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। इस विकल्प को लॉक किया जाए। विकल्प ये बिल्कुल प्लेटो अरस्तु सिकंदर इज राइट आंसर। कैसे दिमाग में बैठाएंगे, तो बिल्कुल आप एक ट्रिक बना लीजिएगा ना। गुरु की जो परंपरा होती है पास होती है, पास से पास, पास से प्लेटो, ए से अरस्तु, यस से सिकंदर। बस पास ट्रिक को आप दिमाग में रख लीजिए, निश्चित रूप से आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा। और इस प्रश्न को लेकर के बहुत चर्चा होती है। कभी हमारे जो छात्र हैं वो भी पूछते हैं, कभी हमारे स्टाफ के भी जो गुरुजी लोग हैं चर्चा करते हैं गुरु शिष्य परंपरा को लेकर के, तो बड़ा इसमें कन्फ्यूजिंग बना रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग पास ट्रिक को बना लीजिए। पास से प्लेटो, ए से अरस्तु और यस से सिकंदर। तो प्लेट अरस्तु सिकंदर, यानी प्लेटो अरस्तु सिकंदर ध्यान में रख लीजिएगा। पास पास यही गुरु शिष्य परंपरा है। तो गुरु शिष्य परंपरा क्या होती है, पास होती है ना। प्लेटो अरस्तु और सिकंदर को ध्यान में रख लेंगे तो हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा, कभी भूलने की कोई आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो गुरु शिष्य परंपरा का अनुक्रम प्लेटो अरस्तु सिकंदर है, अर्थात प्लेटो अरस्तु के गुरु थे और अरस्तु सिकंदर के गुरु थे। शेष विकल्प असंगत है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 253 है कि रुय्यक किस ग्रंथ के रचयिता हैं। काव्य अलंकार, अलंकार सर्वस्व, कुवलयानंद, काव्यादर्श। तो ढेर सारे भाई बहनों का जब आगे सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी अलंकार सर्वस्व इज राइट आंसर। अब मैंने आपको बताया था ना कि रुय्यक माने रुपया ही सब कुछ का है, रुपया ही सर्वस्व है, रुपया ही अलंकार का सर्वस्व है। बस ऐसे क्लिप में बनाइएगा, रुय्यक माने रुपया, रुपये को रुपये, रुपये रुपये ही क्या है, अलंकार सर्वस्व है। अलंकार का सर्वस्व क्या है, रुपया है। अब भैया देखो, अलंकार वही व्यक्ति कर सकता है, ब्रांड की चीजें वही पहन सकता है जिसके पास रुपया है। तो ध्यान में रख लीजिएगा, अलंकार सर्वस्व रुय्यक है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है ना। और इन काव्य अलंकार ग्रंथ के जो रचनाकार भामा है और कुवलयानंद ग्रंथ के जो रचनाकार हैं अप्पय दीक्षित है। काव्यादर्श दंडी का ग्रंथ है, ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, हो सकता है किसी परीक्षा में आपको देखने को मिल जाए। अब प्रश्न संख्या 254 है कि ध्वनि के त्रिविध प्रकार निम्न में से कौन से हैं। वस्तु अलंकार रस, भाव कल्पना अलंकार, अलंकार रस और कल्पना, बुद्धि भाव और अलंकार। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि ध्वनि के त्रिविध प्रकार जो होते हैं वो विकल्प ये हैं, वस्तु अलंकार और रस। ये त्रिविध है। ध्वनि के त्रिविध प्रकार कौन कौन से हैं, वस्तु अलंकार रस। वस्तु अलंकार रस यानी कि आप कह सकते हैं बार हैं, वस्तु अलंकार रस, बार बार बार। ठीक है, इधर में रख लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 255 है कि भारतीय काव्यशास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ है। अब भारतीय काव्य शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ कौन है, नाट्यशास्त्र, काव्य अलंकार, ध्वन्यालोक, काव्यादर्श। तो बिल्कुल जग जाहिर है कि भारतीय नाट्यशास्त्र का प्राचीनतम जो ग्रंथ है
विकल्प ए नाट्य शास्त्र इज राइट आंसर। भरत मुनि होने का नाटक करते हैं, भरत मुनि द्वारा लिखा गया है, नाट्य शास्त्र इनकी रचना है, ध्यान में रख लीजिएगा। और भरत मुनि ने इसे पंचम वेद भी कहा है, ध्यान में रख लीजिएगा। और नाट्यशास्त्र 36 अध्याय तथा लगभग 5000 श्लोक इसमें हैं। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में 10 गुण, 10 दोष, 4 अलंकार, जिसमें यमक, रूपक, उपमा और दीपक की मीमांसा की है, ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। और नीचे यहाँ पे कुछ ग्रंथ और दिख रहे हैं, उसके रचनाकार को भी आप यहाँ पर देख लीजिए। काव्यालंकार, काव्यालंकार कौन करते हैं? मामा करते हैं। ध्वन्यालोक, ध्वन्यालोक से आनंद बढ़ता है, आनंद वर्धन होता है ध्वन्यालोक। और दंडी का काव्यदर्श ध्यान में रख लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 256 है कि काव्य आत्मा की संकलनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं, वह एक श्रेयमयी प्रिय रचनात्मक ज्ञानधारा है। यह कथन किसका है? महादेव वर्मा का, जयशंकर प्रसाद का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का या डॉक्टर नागेंद्र का? तो काव्य आत्मा की संकलनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है, वह एक श्रेयमयी प्रिय रचनात्मक ज्ञानधारा है। कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। विकल्प बी को लॉक कर लीजिएगा, हमेशा के लिए आप लोग छाप लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए, काव्य की आत्मा संकलात्मक होगी तो जयशंकर प्रसाद होंगे, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। व्याख्या आप देख सकते हैं कि काव्य की आत्मा संकलात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है, यह एक श्रेयमयी प्रिय रचनात्मक ज्ञानधारा है। यह जयशंकर प्रसाद का है। महादेव वर्मा के बारे में एक कथन है कि कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और यह वह चित्रण इतना ठीक है कि उससे वैसी ही भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में अभिभूत होती हैं। रामचंद्र शुक्ल ने कहा, कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठा करके लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है, जहाँ जगत की साधना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध एवं अनुभूतियों का संचार होता है। और डॉक्टर नागिन ने कहा, रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है और उसकी छंदमय विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। अब प्रश्न संख्या 257 है कि ध्वन्यालोक ग्रंथ के रचयिता वामन, आनंद वर्धन, भामा, पंडित राज जगन्नाथ। तो बिल्कुल ध्वन्यालोक से क्या होता है? आनंद वर्धन होता है। ध्वन्यालोक से क्या होता है? आनंद वर्धन होता है, ध्यान में रख लीजिएगा। स्टार लगाकर विकल्प बी को आप लोग लॉक कर लीजिएगा, ये ध्यान में रखिएगा। ध्वन्यालोक ग्रंथ के रचयिता आनंद वर्धन है। आनंद वर्धन ने काव्य शास्त्र में ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तन किया है। वामन काव्य अलंकार सूत्र नामक ग्रंथ की रचना किए हैं। इनमें सूत्रों की संख्या 319 है तथा यह ग्रंथ 5 परिच्छेदों में विभक्त है। भामक काव्य अलंकार नामक ग्रंथ की रचना की है। पंडित जगन्नाथ ने रसगंगाधर नामक प्रौढ़ ग्रंथ की रचना की है। ये भी आप ध्यान में रखते हुए चलें। अब प्रश्न संख्या 258 है कि निम्न में से कौन सा वक्रोक्त का भेद नहीं है? वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, प्रबंध वक्रता या शब्द वक्रता? तो आप सबका जवाब बड़े तेजी के साथ आगे अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। शब्द वक्रता जो है वक्रोक्त का भेद नहीं है। वर्ण, पद और प्रबंध वक्रता इसके भेद हैं, लेकिन शब्द वक्रता नहीं है। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प डी का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब, बेसुध तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। निश्चित रूप से आप सब लाख लाख बधाई के पात्र हैं। अब प्रश्न संख्या 259 है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द गलत है, फिर भी तुम्हारे बोलने के अधिकार की रक्षा के लिए मैं प्राण त्याग दूंगा। यह कथन किसका है? प्लेटो का, वाल्टेयर का, सुकरात का, गैलीलियो का? तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि मैं जानता हूं कि तुम्हारे द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द सत्य है। वाल्टेयर। कौन कहता है? वाल्टेयर का कथन है। विकल्प बी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए, अब प्रश्न संख्या 260 है, मौलिक रूप से व्यंजना की कितने प्रकार की बनती है? यानी कि मौलिक रूप से व्यंजना कितने प्रकार की बनती है? 4, 2, 3 या 6? तो 260 का जवाब आप सबका आगे अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी 3 इज राइट आंसर, है ना। मौलिक रूप से जो व्यंजना होती है, व्यंजना के 3 प्रकार होते हैं। अभिधा मूलक शाब्दी व्यंजना, लक्षणा मूलक शाब्दी व्यंजना और अर्थी व्यंजना। ये ध्यान में रख लीजिएगा। 3 इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए, अब प्रश्न संख्या 261 है कि लिए स्वर्ण आरती भक्तजन करते शंख ध्वनि झंकार, इसमें कौन सा काव्य दोष है? आक्रमत्व दोष, ग्रामीणत्व दोष, अयथार्थ दोष, क्लिष्टता दोष? तो लिए स्वर्ण आरती भक्तजन करते शंख ध्वनि झंकार, ये
अयथार्थ दोष है, ध्यान में रख लीजिएगा। और विकल्प सी को आप हमेशा के लिए लाग कर लीजिएगा। अयथार्थ की बात करते हैं ना, तो अयथार्थ काव्य दोष का मतलब होता है कि यथार्थ का अभाव। ये ध्यान में रखिएगा कि स्वर्ण की आरती लेकर के भक्तजन क्या कर रहे हैं, शंख ध्वनि कर रहे हैं, अयथार्थ है, ध्यान में रख लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 262 है कि भरत मुनि के अनुसार काव्य दोषों की संख्या कितनी होती है, 9, 8, 7 या फिर 10। तो बिल्कुल आपने अभी देखा था कि भरत मुनि ने काव्य गुण और काव्य दोष दोनों 10-10 बताया है। विकल्प डी इज राइट आंसर, 10 है ना। तो भरत मुनि के अनुसार काव्य दोषों की संख्या 10 है, काव्य गुणों की संख्या भी 10 है। ऐसे कुछ क्लू बना करके आपको दिमाग पे बैठाना है, ठीक है। चलिए देख सकते हैं भरत मुनि ने काव्य के 10 गुण तथा 10 दोष बताए हैं। भरत मुनि को संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। इनका समय दूसरी शती माना जाता है। इन्होंने नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की। इसे पंचम वेद भी कहा जाता है। इसी ग्रंथ में 10 गुण, 10 दोष तथा 4 अलंकार, यमक, उपमा, रूपक तथा दीपक माना गया है, ध्यान में रखिएगा। अब आगे है प्रश्न संख्या 263 के निम्नलिखित में कौन सा अभिनय का भेद नहीं है, भारतीय, वाचिक, आहार्य या फिर आंगिक। तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब दे दिया। अक्सर विकल्प को लाग किया जाए, विकल्प ए भारतीय इज राइट आंसर, है ना। भारतीय जो है अभिनय का भेद नहीं है, बल्कि यह नाट्य वृत्ति है। नाट्य शास्त्र में मूलतः 4 नाट्य वृत्तियां हैं, भारतीय, सात्विकी, कैसिकी और आर्भटी। अभिनय के मूलतः 4 प्रकार माने जाते हैं, आंगिक या कायिक, सात्विक, वाचिक और आहार्य, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 264 है कि लक्षणा को कहा जाता है शब्द शक्ति, रस, छंद या फिर अलंकार। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे सर विकल्प को लाग किया जाए, विकल्प ये शब्द शक्ति इज राइट आंसर, है ना। जो लक्षणा है, लक्षणा को शब्द शक्ति कहा जाता है, ध्यान में रख लीजिएगा। और लक्षणा को शब्द शक्ति कहा जाता है। और शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। इसे भी आप ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 265 है कि नाटक में पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना कहलाती है विस्कंभक, चूलिका, प्रवेशक या फिर अंकस्य। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि जो पर्दे के पीछे सूचना दी जाती है उसे विकल्प बी चूलिका कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। पर्दे के पीछे क्या है, चूलिका है। तो पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना क्या होती है, चूलिका होती है। विकल्प बी को आप लोग हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 266 है कि प्रयोजनवती लक्षणा का भेद नहीं है, शुद्धा, रूढ़ा, सारोपा, गौंडी। तो बिल्कुल जो प्रयोजनवती लक्षण का भेद नहीं है, विकल्प बी रूढ़ा। जो रूढ़ा है ये प्रयोजनवती लक्षणा का भेद नहीं है। शुद्धा, सारोपा और गौड़ी जो है प्रयोजन लक्षणा के भेद हैं, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 267 है कि व्याकरण विरुद्ध प्रयोग किस दोष के अंतर्गत आते हैं, ग्रामत्व दोष के अंतर्गत आते हैं, प्रतिकूल वर्णत्व के दोष के अंतर्गत आते हैं, चित्त संस्कारत्व के, या फिर निरर्थकत्व दोष के अंतर्गत आते हैं। तो निरर्थकत्व के दोष के अंतर्गत आते हैं या चित्त संस्कारत्व के अंतर्गत आते हैं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे सर विकल्प सी को लाग किया जाए, विकल्प सी चित्त संस्कारत्व के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जो व्याकरण विरुद्ध प्रयोग होते हैं वो चित्त संस्कारत्व के अंतर्गत आते हैं, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक। अब प्रश्न संख्या 268 है कि प्रयोजनवती लक्षणा के भेद हैं शुद्धा रूढ़ा, गौड़ी शुद्धा, गौड़ी रूढ़ा या फिर शाब्दी आर्थी। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब जो था विकल्प बी गौड़ी शुद्धा इज राइट आंसर। जो प्रयोजनवती लक्षणा का भेद है वो गौड़ी शुद्धा इज राइट आंसर। विकल्प बी को आप लोग लाग कर लीजिए और इसको आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 269 है कि काव्य का सर्वस्व कहा जाता है ध्वनि को, अलंकार को, वक्रोक्ति को या फिर रीति को। तो इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो जो अलंकार है वो काव्य का सर्वस्व कहा जाता है, अलंकार। विकल्प बी इज राइट आंसर, है ना। काव्य का सर्वस्व कौन होता है, देखिए अलंकार होता है। अलंकार काव्य का सर्वस्व है, ध्यान में रख लीजिएगा। इसे आप लोग बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा। और इस अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य जो है भामा है, इनके ग्रंथ का नाम काव्य अलंकार है। ध्वनि संप्रदाय के आनंदवर्धन है, ध्वनिवर्ती है। वक्रोक्त के कुंतक है और रीति के वामन है। ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा।
अब प्रश्न संख्या 270 है कि शब्द शक्ति के कितने भेद हैं, 2, 7, 8 या 3। तो आपका जवाब भी आ गया अक्षर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी 3 इज राइट आंसर। जो शब्द शक्ति है उसके 3 भेद हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ठीक है, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 271 है कि आचार्य वामन के अनुसार काव्य के कितने गुण हैं। अब वामन के अनुसार काव्य के कितने गुण हैं, आपको जवाब देना है। प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 12, 9, 20 या फिर 3। तो जो काव्य के गुण होते हैं वामन के अनुसार, विकल्प सी 12 से 52, 12 से 20 गुण होते हैं, ध्यान में रख लीजिएगा। आचार्य वामन के अनुसार काव्य के जो 20 गुण होते हैं, विकल्प सी इज राइट आंसर। अब प्रश्न संख्या 272 है कि निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है। नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। कह रहे माधुर्य गुण है, बी योज गुण है, सी प्रसाद गुण है, डी रजोगुण है। तो 272 का जवाब आपका आ गया कि नील परिधान के बीच में सुकुमार, खिल रहा अधखुला अंग, खिला ज्यों बिजली का फूल, ये सब बात अगर करेंगे तो कहीं न कहीं श्रृंगार रस की बात होगी, और श्रृंगार रस की बात होती है तो विकल्प ए माधुर्य गुण इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने विकल्प ए का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। अब प्रश्न संख्या 273 है, किसने ध्वनि को सर्वप्रथम काव्यात्मा माना है। जयदेव ने, भोजराज ने, भरत मुनि ने, आनंद वर्धन ने। तो आप सबका जवाब भी आ गया, अक्षर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी आनंद वर्धन इज राइट आंसर, है ना। जो ध्वनि को सर्वप्रथम काव्यात्मा किसने माना, आनंद वर्धन ने माना है, क्योंकि ध्वनि से आनंद वर्धन होता है, और आनंद वर्धन होगा तो ध्वनि को काव्य की आत्मा मानेंगे, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए व्याख्या आप देख सकते हैं कि आचार्य आनंद वर्धन ने ध्वनि को सर्वप्रथम काव्य की आत्मा माना है। अपने ग्रंथ ध्वन्यालोक में आचार्य आनंद वर्धन ने ध्वनि संप्रदाय की स्थापना करते हुए ध्वनि को काव्य से आत्मा ध्वनि स्वीकार किया है। भरत मुनि का जो ग्रंथ है नाट्यशास्त्र है, भोजराज का सरस्वती कंठाभरण है, जयदेव का चंद्रालोक है, लगे हाथ, इसे भी आप लोग ध्यान में रख लीजिए। अब प्रश्न संख्या 274 है कि इनमें कौन शब्द शक्ति का भेद नहीं है, व्यंजना, श्रोता, अभिधा, लक्षणा। तो बिल्कुल इसको तो आप लोग 20 बार देख चुके हैं कि शब्द शक्तियाँ 3 हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, लेकिन श्रोता कोई शब्द शक्ति नहीं है। तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प बी श्रोता इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने विकल्प बी का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। अब प्रश्न संख्या 275 है कि अनुभव और विभावों की कष्ट कल्पना किस प्रकार का दोष है। समास दोष, रस दोष, पद दोष या उपयुक्त में से कोई नहीं। ईएलटी हिंदी 2018 में प्रश्न पूछा गया था कि अनुभव और विभाव की कष्ट कल्पना किस प्रकार का दोष है। तो देखिए विभाव, अनुभव, संचारी भाव, ये सब कहीं न कहीं आपको रस में मिलते हैं। तो विकल्प बी रस दोष इज राइट आंसर, ध्यान में रख लीजिएगा और इनको ऐसे ही दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 276 है कि उद्धव शतक की पंक्ति है कि हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, कहाँ त सब लगी, यानी कि कहाँ न सब लगी में पुनरुक्त द्वारा क्या बोध होता है। भाव का अपकर्ष, भाव संधि, भावोत्कर्ष, भाव सबलता। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि ये रचना जो है पंडित राज जगन्नाथ द्वारा रचित उद्धव शतक से ली गया है, जिसमें विकल्प सी भावोत्कर्ष की बात इसमें की गई है ना। पुनरुक्ति द्वारा भावोत्कर्ष का बोध कराया गया है, ध्यान में रख लीजिएगा और विकल्प सी को लॉक कर लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 277 है कि अर्थ है ना, अर्थ वैमल्यम प्रसाद है, अर्थ की विमलता ही प्रसाद गुण है। उपयुक्त परिभाषा किस आचार्य की है, आनंदवर्धन की, रुद्रट की, वामन की या फिर दंडी की। तो अर्थ वैमल्यम प्रसाद है, अर्थ की विमलता ही प्रसाद गुण है, और अर्थ की विमलता प्रसाद गुण होगी तो विकल्प सी वामन। वामन ने कहा है कि अर्थ वैमल्यम प्रसाद गुण, विकल्प सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए इसे ध्यान में आप लोग रख लीजिएगा। अर्थ वैमल्यम प्रसाद है, अर्थात अर्थ की विमलता ही प्रसाद गुण है। यह परिभाषा आचार्य वामन ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति में गुणों की चर्चा करते हुए दी है।
आनंदवर्धन का ध्वन्यालोक, रुद्र का काव्यालंकार, दंडी का काव्यदर्श ध्यान में रख लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 278 है कि भामा के अनुसार काव्य में कितने दोष होते हैं? 5, 4, 17, 9। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि भामा के अनुसार जो दोष हैं, इसमें अगर देखा जाए तो भामा ने 3 प्रकार के दोष माने हैं, है ना, और 3 इसमें विकल्प नहीं है। तो सामान्य दोष 11 बताया, वाणी का दोष 4 बताया, अन्य दोष 11 बताया है। इस प्रकार अगर समन्वित करके देखा जाए तो 11 रह जाते हैं और 11 इस विकल्प में है नहीं। तो इस प्रश्न को अगर देखा जाए तो आयोग ने इसका उत्तर गलत माना था, तो हम लोग भी इसको फॉल्स कर लेते हैं, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, और इसकी व्याख्या आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भामा ने 3 प्रकार के दोष माने हैं। सामान्य दोष में 11, वाणी दोष में 4, अन्य दोष 11। इसके अनुसार देखा जाए एक दूसरे को समन्वित करते हुए कुल 11 दोष ही रह जाते हैं। भारतीय काव्यशास्त्र निशा अग्रवाल जी की बुक में है और आयोग ने इसका उत्तर फॉल्स माना था। अब प्रश्न संख्या 279 है कि अलंकार संप्रदाय के प्रथम आचार्य कौन है? मम्मट, अभिनव गुप्त, भामा है या फिर रुद्रट? तो अलंकार कौन करते हैं? मामा करते हैं। मामा माने भामा, ध्यान में रखिएगा। विकल्प सी को आप लोग हमेशा के लिए लॉक कर लीजिए। व्याख्या देख सकते हैं कि अलंकार संप्रदाय के प्रथम आचार्य भामा है। भामा की प्रसिद्ध कृति काव्य अलंकार है। इसका समय जो है 6ठी शताब्दी माना जाता है। इन्होंने अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व मानते हुए कहा है, नाकांतम अपि निर्भूषितम विभाति वनिता मुखम। अब प्रश्न संख्या 280, वक्रोक्त संप्रदाय का उद्भव किस संप्रदाय के विरोध में हुआ? ध्वनि संप्रदाय, रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, साधारणीकरण। तो जो वक्रोक्त संप्रदाय का उद्भव होता है, विकल्प ए ध्वनि संप्रदाय के विरोध में हुआ है, ध्यान में रखिएगा। विकल्प ए को आप लोग लॉक कर लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 281 है, किसने अनुकरण को काव्य की आत्मा कहा? डॉक्टर गियर्सन ने, डॉक्टर नामवर सिंह ने, अरस्तु ने, डॉक्टर नागेंद्र ने। तो अनुकरण को काव्य की आत्मा कौन कह सकता है? विकल्प सी अरस्तु इज राइट आंसर, है ना। अनुकरण को काव्य की आत्मा अरस्तु, विकल्प सी इज राइट आंसर, ध्यान में रखिएगा। अब प्रश्न संख्या 282 है कि प्लेटो ने कवि को क्या कहा है? अनुकर्ता, कर्ता, अभिकर्ता या फिर निर्माता? तो प्लेटो ने जो कवि है, कवि को अनुकर्ता कहा है, विकल्प ए इज राइट आंसर, है ना। प्लेटो ने कवि को अनुकर्ता, कवि अनुकर्ता, प्लेटो, ध्यान में रख लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 283 है कि विरेचन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अफलातून ने, आई रिचर्ड्स ने, लॉन्जाइनस ने, अरस्तु ने। तो विरेचन कौन करता है? आपको बताया गया था, विरेचन करने वाला रिच व्यक्ति होता है, रिचर्ड्स। आई रिचर्ड्स इज राइट आंसर। विरेचन रिचर्ड्स, विरेचन रिचर्ड्स, ध्यान में रखिएगा, ऐसे क्लू बनाइएगा। अब प्रश्न संख्या 284, विरेचन क्या है? अश्रु प्रवाहित होना, मनोविकार का शुद्धिकरण, आत्मशुद्धि, असीम आनंद। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि मनोविकार का शुद्धिकरण ही विरेचन है। विरेचन का मतलब क्या होता है? मनोविकारों का शुद्धिकरण, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 285 है कि अभ्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है? अभिनव गुप्त, कुंतक, क्रोंचे, लॉन्जाइनस। तो अभिनव क्रोंचे का, अभिनववाद किसका है? क्रोंचे का है, विकल्प सी को लॉक कर लीजिएगा और इन्हें ऐसे ही दिमाग में छाप लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 286, क्रोंचे कैसे दार्शनिक हैं? आत्मवादी, अनात्मवादी, प्राणवादी, यथार्थवादी। तो आपका जवाब भी आ गया। जो क्रोंचे हैं, विकल्प ये आत्मवादी हैं, ध्यान में रख लीजिएगा और इनको ऐसे ही दिमाग में छाप लीजिएगा। आत्मवादी कौन है? क्रोंचे है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 287 है कि अभ्यंजनावाद किस सौंदर्य शास्त्र का महत्वपूर्ण कलात्मक पक्ष है? अभ्यंजनावाद किस सौंदर्य शास्त्र का महत्वपूर्ण कलात्मक पक्ष है? यूरोपीय, भारतीय, ब्रिटिश या रूसी? तो ढेर सारे भाई बहनों ने यहाँ पे जवाब दिया है। फिर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए यूरोपीय इज राइट आंसर। यूरोपीय जो अभ्यंजना है, यूरोपीय सौंदर्य शास्त्र का महत्वपूर्ण कलात्मक पक्ष, ध्यान में रखिएगा। अब प्रश्न संख्या 288 है कि काव्य रचना में उदात्त तत्व को प्रमुख किसने माना? प्लेटो ने माना, अरस्तु ने माना, लॉन्जाइनस ने माना है या फिर क्रोंचे ने माना है? तो 288 का जवाब आप सबका आगे सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। काव्य रचना में उदात्त तत्व को प्रमुख मानने वाले लॉन्जाइनस हैं, विकल्प सी को आप लोग लॉक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए।
अब प्रश्न संख्या 289 है कि निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किससे संबंधित है? कालरिज से, इलियट से, वर्ड्सवर्थ से, रीच से? तो 289 का आपका जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी इलियट इज राइट आंसर। निर्वैयक्तिकता कौन है? बोले इलियट है। जो इलियट है वो निर्वैयक्तिकता है, ध्यान में रख लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 290 है कि काव्यशास्त्री आचार्यों का काल क्रम अनुसार सही अनुक्रम क्या होगा? बामन, अभिनवगुप्त, मम्मट और आनंदवर्धन है। बामन, आनंदवर्धन, मम्मट, गुप्त और अभिनवगुप्त है। बामन, मम्मट, अभिनवगुप्त, आनंदवर्धन और बामन, आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त और मम्मट है। तो 290 के अनुसार विकल्प डी आपका बामन, आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त और मम्मट इज राइट आंसर। ठीक है। अब प्रश्न संख्या इसमें देख सकते हैं बामन का जन्म 8वीं शताब्दी में, रचना काव्य अलंकार सूत्र है। आनंदवर्धन 9वीं शताब्दी, ध्वन्यालोक। अभिनवगुप्त का 10वीं शताब्दी में, अभिनव भारती, ध्वन्यालोक लोचन। और मम्मट का 11वीं शताब्दी में काव्य प्रकाशन की रचना है। अब प्रश्न संख्या 291 के निश्चय का संबंध किस विचारधारा से? मनोविशेषणवाद, उत्तराधिकतावाद, मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद? तो देखिए जो निश्चय है अस्तित्ववाद, विकल्प डी अस्तित्ववाद इज राइट आंसर। निश्चय अस्तित्ववाद, निश्चय अस्तित्ववाद। अब प्रश्न संख्या 292 के निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसको ध्यान में आप रखिएगा। एस्थेटिक, लिटरेरिया, बायोग्राफिया, द सेक्रेड बुक और पोएटिक्स। पोएटिक्स, लिटरेरिया, बायोग्राफिया, एस्थेटिक्स, द सेक्रेड बुक। लिटरेरिया, बायोग्राफिया, एस्थेटिक, द सेक्रेड बुक और पोएटिक्स। द सेक्रेड बुक, पोएटिक्स, लिटरेरिया, बायोग्राफिया, एस्थेटिक्स। इसके हिसाब से देखेंगे तो विकल्प बी पोएटिक्स, जो कि अरस्तु की रचना 385 पूर्व। लिटरेरिया, बायोग्राफिया कालरिज की रचना है 1817 में। एस्थेटिक क्रोचे की 1902 में और द सेक्रेड बुक 1920 में। तो विकल्प बी इज राइट आंसर, ध्यान में रख लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 293 अरस्तु के विरेचन पद की व्याख्या विद्वान ने कितने अर्थों में की? अर्थपरक अर्थ में, राजनीतिपरक अर्थ में, कलापरक में और अर्थपरक में। तो आप सबका जवाब भी कूट के अनुसार आना चाहिए। नीचे कूट आपको दिखाई दे रहा है, तो कूट के हिसाब से विकल्प आ गया ए और सी, यानी कि धर्मपरक और कलापरक इज राइट आंसर, है ना। अरस्तु का जो विरेचन पद की व्याख्या थी वो 2 रूप में होती है, धर्मपरक और कलापरक इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 294 कि कवि के भार को बहुत बड़ा बताते हुए किस आचार्य ने कहा कि ऐसा ना कोई शब्द है, ना अर्थ है, ना न्याय और ना कला जो काव्य का अंग ना बन सके? राजशेखर का कथन है, भामा का कथन है, दंडी का है या फिर आनंद वर्धन का है? तो 294 का जवाब था विकल्प बी, भामा इज राइट आंसर, है ना। कवि के भार को बहुत बड़ा बताने वाले आचार्य कौन है? भामा, ध्यान में रख लीजिएगा और इन्हें ऐसे ही दिमाग में छाप लीजिएगा। प्रश्न संख्या 295 आनंद वर्धन ने किस काव्य को ध्वनि कहा? है ना, जिसमें शब्द और अर्थ दोनों अपना महत्व बनाए रखकर अर्थ प्रतिपादन करें, जिसमें शब्द की सत्ता गौण और अर्थ की सत्ता प्रमुख हो, जहाँ शब्द और अर्थ दोनों अपने अर्थ का उत्सर्जन कर व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त करें, जहाँ अर्थ की सत्ता गौण और शब्द की सत्ता प्रधान हो। तो 295 के हिसाब से विकल्प सी, जहाँ शब्द और अर्थ दोनों अपने अर्थ का उत्सर्जन करे वो व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त करे, विकल्प सी इज राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल विकल्प सी को आप लोग लॉक कर लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 296 की निम्नलिखित विचारधाराओं को उनसे संबंध लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। अब यहाँ पे देख लीजिए, आपको विचारधारा उसके लेखक नीचे आपको कोट दिखाई दे रहा है ना। तो देखिए मार्क्स मैंने बताया था, मार्क्स की बात करते हैं, मार्क्सवाद एंगल्स का है, यानी कि ए का 2, तो ए का 2 आपको 1 में मिल गया, है ना। दूसरा है अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद क्या है? काप्ता है, कप्ता है ना, कप्ता का। मनोविश्लेषण की बात करते हैं तो मनोविश्लेषण युंग का है, ये देख लीजिए। और उत्तर आधुनिकतावाद रोला का है, ये ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प ए का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब, और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, निश्चित रूप से आपसे बधाई के पात्र है। आप व्याख्या देख सकते हैं, मार्क्सवाद एंगल्स का, अस्तित्ववाद काप्ता का, है ना, काप्का, और मनोविश्लेषण युंग का, उत्तर आधुनिकता रोला वार्थ का है।
प्रश्न संख्या 297 के हिसाब से आपका जवाब देना है। प्लेटो के अनुसार एक सामर्थ्य कवि काव्य रचना किस प्रकार करता है? यहाँ पर देख लीजिए 4 विकल्प आपको दिखाई देते हैं और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। अक्सर विकल्प को लाग किया जाए, है ना। तो विकल्प ये प्लेटो के अनुसार एक सामर्थ्य जो होता है ना, किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा दैवीय शक्ति से प्रेरित और अद्भुत होकर के रचना करता है। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 298 के निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या होगा? जवाब दीजिए। रुयक कुंतक आनंदवर्धन दंडी, कुंतक आनंदवर्धन रुयक दंडी, आनंदवर्धन दंडी रुयक और कुंतक, और दंडी आनंदवर्धन कुंतक और रुयक। तो विकल्प डी में आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल दंडी की बात करते हैं तो दंडी 7वीं सदी में, आनंदवर्धन 9वीं शताब्दी में, कुंतक मैंने बताया था 10 और रुयक 12वीं शताब्दी में। बिल्कुल सही जवाब जिन भाई बहनों ने विकल्प डी का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब। बेशक तैयारियाँ सबके यहाँ पर दिख रही है, निश्चित रूप से आपसे बधाई के पात्र हैं। व्याख्या देख सकते हैं, दंडी 7वीं शताब्दी में, दंडी 7, आनंदवर्धन 9वीं शताब्दी में, कुंतक 10 11वीं और रुयक 12वीं शताब्दी में। अब प्रश्न संख्या 299 किस आचार्य ने शक्ति लोक व्यवहार आदि से प्राप्त निपुणता तथा काव्यज्ञों की शिक्षा प्राप्त कर लिया गया अभ्यास को काव्य का हेतु माना है? अभिनव गुप्त ने, विश्वनाथ ने, राजशेखर ने, मम्मट ने। तो 299 का जवाब आ गया। अक्सर विकल्प डी को लाग किया जाए, विकल्प डी मम्मट इज राइट आंसर। मम्मट ने शक्ति लोक व्यवहार आज से प्राप्त निपुणता को काव्यज्ञों की शिक्षा का ये ध्यान में रख लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 300 है। कालरज के अनुसार, है ना, कल्पना दार्शनिक चिंतन का परिणाम नहीं है, कल्पना कवित्व प्रतिभा है, यही कवि की सृजनात्मकता है, कल्पना की मूल प्रकृति केवल अनुकृत परक है, कल्पना में वैज्ञानिक सुश्रृंखला नहीं होती, और नीचे आपको कूट दिखाई दे रहा है। इस कूट के अनुसार विकल्प बी और डी इज राइट आंसर। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प बी का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब। बेहद तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना बेहद ख्याल रखें और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। अपना प्रेम स्नेह विश्वास इस चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।